मीरा वायु सेवन के लिए चली जा रही थी, लेकिन उसका सिर झुका था, आंखें अधखुली थीं और उसका ध्यान अपने आसपास की चीजों की ओर, पथ के दोनों ओर बिखरी हुई और आत्मनिवेदन करती हुई सी संस्कृत प्रकृति की ओर बिल्कुल नहीं था। मीरा की आयु 26 वर्ष की हो गई थी। इन 26 वर्षों में वयस्क हो जाने के बाद मीरा ने अपने कॉलेज के 4 वर्ष पूरे करके बीए की डिग्री प्राप्त कर ली थी और उसके बाद क्रमशः राजनीति में हिस्सा लिया था, जेल भी हो आई थी, सोसाइटी में, सभ्य समाज में भी मेलजोल बढ़ाया था और अपना स्थान बनाया था, बीमा की एजेंसी भी की थी। कहा जा सकता था कि उसने अपने समाज में सफलता प्राप्त की थी। पुरुषों पर प्रभाव डालने की उसमें कुछ विशेष शक्ति थी। उस शक्ति को प्रतिभा कहें तो अनुचित न होगा। मीरा के हमजोली सभ्यों की भाषा में कहा करते थे, शी है जे वे विथ मेन। अब भी घूमते समय अपना ध्यान आसपास के सौंदर्य से खींचकर अपने ही भीतर समेटे मीरा इसी बात को सोच रही थी। जहाँ तक उसकी याद जाती थी, अपने पिछले 10 वर्षों में, जब से उसने होश संभाल कर आत्मनिर्णय का अधिकार पाया और विद्यार्थी समाज के स्वच्छंद वातावरण में पैर रखा, तब से उसे एक भी पुरुष ऐसा नहीं मिला था जो उसके संपर्क में आया हो और अप्रभावित रहा हो। पुरुष आते थे, कोई झुककर, कोई अकड़कर, कोई लोलुप भाव से, कोई कठोर उपेक्षा से, लेकिन फिर मानो उन पर कोई सम्मोहिनी सी छा जाती थी, मानो उनके पंख भीग जाते थे और फड़फड़ाना बंद हो जाता था, या यूं कहें कि किसी फैंसी नस्ल के पालतू कुत्ते की तरह वे मीरा के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए चल पड़ते थे। मीरा उनसे खेलती थी, उन्हें नचाती थी, उनसे काम लेती थी। कुत्तेपन के कारण वे सेवा करते थे, यद्यपि फैंसीपन के कारण वे मुहलगे भी होते थे और मानो थोड़ी सी दुलार पुचकार के भूखे भी। मीरा इस बात को जानती थी और इसकी अनदेखी भी नहीं करती थी। लेकिन इतना होने पर भी मीरा ने पुरुषों से एक विशेष दूरी कायम की थी, एक अलगाव स्थापित रखा था। इतने पुरुषों के संपर्क में आकर, उनसे मिलजुल कर, उनसे मिक्स करके भी वह अछूती रह गई थी, अछूती ही नहीं, अस्पृश्य भी। उसे इसका अभिमान भी था। स्त्री के लिए पुरुष समाज में आकर भी उससे बचे रहना एक बड़ी बात होती है, और फिर भारत के नवसंस्कृत समाज में, जिसमें आचार के पुराने शास्त्र नष्ट हो गए हैं और नए स्टैंडर्ड बन नहीं पाए, स्त्री के लिए अपने शील की रक्षा करते हुए चलना तो बहुत ही बड़ी बात है। मीरा ने यही महान कार्य बड़ी सफलता से किया था और उसका अभिमान अनुचित नहीं था। इस समय टहलने के लिए घर से निकलकर पैदल घूमती हुई मीरा इसी बात पर विचार कर रही थी। मन ही मन एक एक करके उन लोगों को गिन रही थी, जो उसकी अर्दली में आए थे, जो उसके जीवन की रंगशाला में अपना पार्ट अदा कर रहे थे, कोई नाचकर, कोई झल्लाकर, कोई हंसकर, कोई रोनी सूरत बनाकर, और जिन्हें एक एक करके उसके मंच पर से हटा दिया था। अवश्य में वह अपनी सफलता के लिए अपने को बधाई दे सकती थी। कीच में कमल की उपमा शायद एक अनुचित डींग हो, लेकिन वह अपनी तुलना उस मधुमक्खी से अवश्य कर सकती थी, जो भांति भांति के फूलों का रस लेकर मधु संचय करती है, पर अपने पख कभी उसमें नहीं लिपटाने देती। यही सब सोचती हुई मीरा टहलने चली जा रही थी। लेकिन वह प्रसन्न नहीं थी। वह अपने को बधाई देती जा रही थी, लेकिन उसका मन मुरझाया हुआ था। उसके बधाई के शब्द मानो अर्थहीन थे, वह उन्हें दुहरा दुहरा कर भी उनसे जरा सा संतोष या आनंद नहीं खींच पाती थी। उसके पैर पथ पर क्रमानुसार पड़ते जा रहे थे, यही उसका टहलना था। मीरा का रास्ता पूर्णतया निर्विघ्न नहीं था। साँझ गिरती आ रही थी और अधिकांश सैर करने वाले मुख्यतया बूढ़े, औरतें, बच्चे अपने अपने घर घोंसलों की ओर चल दिए थे। फिर भी जब तब उस सकरी सड़क पर कोई साइकिल पर सवार नवयुवक सैलानी आ निकलता और मीरा के पास से सर्राता हुआ चला जाता, तब मीरा को चौंक कर एक ओर हटना पड़ता। उस ढंग के सैलानी प्रायः बिना रोशनी के घर से निकलते हैं और फिर वक्त तंग पाकर खूब तेजी से घर की ओर साइकिल दौड़ाते हैं। घंटी बजाना या ब्रेक लगाना उनके लिए महापाप का गौरव प्राप्त कर लेना है, और जो जरा और मंचल होते हैं, वे हैंडल को हाथ से छूना भी अनुचित समझते हैं। तब एक अवस्था ऐसी आती है कि सतयुग से हमारा युग बढ़ता जाता है। सतयुग में लोग परलोक की तलाश में फिरते थे और वह लभ्य नहीं होता था, अब परलोक ही मुँह बाए फिरता है और पैदल चलने वाले लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। यह बात नहीं थी कि मीरा को इस ढंग के लोगों पर क्रोध आता हो, साहसिक वृत्ति उसमें पर्याप्त मात्रा में थी और खतरे का नशा वह खूब पहचानती थी। लेकिन उस समय उसे अकारण क्रोध आया हुआ था। वह भीतर ही भीतर कुढ़ रही थी, उसके मन में बार बार एक खुजली सी उठती थी कि किसी से कठोर व्यवहार करे, किसी से लड़े, बुरी तरह पेश आए, किसी को चोट पहुँचाए, किसी चीज को बिगाड़े। क्यों, किसे, कैसे, यह सब उसके आगे स्पष्ट नहीं था, पर उसका मन मनुष्य मात्र के प्रति एक तीखी अप्रीति से लबालब भर रहा था और छलका पड़ता था। सामने से जो लोग साइकिलों पर आते, मीरा घूर कर उन्हें देखती।
जो कुरूप होता वह उसके रोष से बच जाता, लेकिन औरों पर वह दृष्टि ऐसे पड़ती मानो उन्हें भस्म कर डालेगी। प्रत्येक ऐसे आगंतुक के साथ उसका रोष बढ़ता ही जाता। अंत में एक अवस्था ऐसी आई कि उसका इस सुलगते हुए अप्रीतिभाव को दबाना असंभव हो गया और वह मानो कार्य में परिणत होकर फूट निकलना चाहने लगा। दूर ही से साइकिल की घंटी सुनकर मीरा कुछ चौंकी, फिर उसने पथ पर से एक छोटी सी टूटी हुई डाल उठा ली। सामने ही सड़क का मोड़ था। शायद इसीलिए आते हुए साइकिलिस्ट ने घंटी बजाई थी। धुंधलके में मीरा उसे तब तक न देख सकी जब तक कि वह बहुत ही पास न आ गया। तब एकदम से उसने वह छोटी सी डाल साइकिल के पहिए की ओर फेंक दी। साइकिल तीव्र गति से जा रही थी। डाल की लकड़ी पहिए की सलाइयों में अड़ गई, साइकिल लड़खड़ाई और एकदम से रुक गई। सवार उस पर से उछलकर 6-7 फुट दूर जाकर औंधे मुंह गिरा। एक बाह से उसने शायद अपना मुंह बचाया था, पर उसका सिर सड़क के किनारे के एक पेड़ से टकरा गया। साइकिल क्षण भर बिना सवार के ही खड़ी रही, फिर कुछ इंच आगे सरककर एक ओर गिर गई।